सरकार का एक एजेंडा है, अगर आपके पास आरएसएस का प्रमाण पत्र है तो आप सरकारी वकील बन जाए। एक निश्चित जाति के लोग लंबे एक समय से जज बने हैं। और आप देख लीजिए, सरकार जो काउंसिल रख रही है पूरी तरह से आरएसएस के 70% लोगों को रख रही है। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, हाई कोर्ट में आकर सरकारी वकीलों का आर्गुमेंट जरा सुन लें, उनको पता चल जाएगा कि रोज कितनी बार वो डांट खाते हैं। पीसीएस जेम में एक ही जात के 70% लोगों की, एक ही लोगों की नियुक्ति हो गई है। समाजवादी पार्टी में सरकारी वकील थे, वही लोग बीएसपी की सरकार में भी रिपीट हो गए और आज वही लोग बीजेपी की भी सरकार में है। हम लोगों का मकसद सिर्फ एक है, सामाजिक न्याय की व्यवस्था को लागू करना। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लखनऊ में अधिवक्ताओं का महाजुटान हुआ। काले कोट दूर दूर तक नजर आ रहे थे। क्या वजह थी, क्यों इनका जुटान कराया गया? एडवोकेट मनोज जी मेरे साथ में हैं। क्या मकसद था इतने अधिवक्ताओं को जुटाने का? दरअसल पूरे देश में विधिक लड़ाई लड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जो सरकार इस बहुजन समाज के विरोध में काम करना चाहती है, जो नहीं कर सकती है, वो आज न्यायालयों से करवा रही है। और न्यायालय का जो रोल होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए ऑल बार एसोसिएशन के माध्यम से हम लोगों ने पहला कार्यक्रम किया 28 जून को। 28 जून को सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में किया। तो ऑल इंडिया के वहाँ अधिवक्ताओं को बुलाया, सीनियर अधिवक्ताओं को बुलाया और उसमें जस्टिस वीरेंद्र यादव साहब आए। उसके बाद ये रणनीति बनाई गई कि सारे स्टेटों में हम लोग ऑल बार एसोसिएशन के माध्यम से कार्यक्रम करेंगे और कार्यक्रम करने के बाद हम अधिवक्ताओं को जोड़ने के बाद जो संवैधानिक लड़ाई है उसको हम संवैधानिक तरीके से लड़ने के लिए तैयार करेंगे अपने लोगों को। इस बेस पे हम लोगों ने बुलाया और बहुत सक्सेसफुल मीटिंग रही। और आपने तो ऑल बार का मतलब क्या? जितने भी बार हैं सबको समाहित करने वाला, सभी को समाहित करने वाला। मौजूदा समय में जिस तरह से हालात हैं देश में, डिसीजन सारे आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, क्या लगता है आपको ये वकीलों की यूनिटी और वकीलों की जागरूकता कितनी ज़रूरी है? देखिए, डेमोक्रेसी के 4 पिलर माने गए हैं और 4 पिलर जब तक प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं बैठ सकता है। तो हमारे संविधान में जो संकल्पना की गई है न्यायपालिका की, तो शक्ति पृथक्करण संतुलन का सिद्धांत और विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की बात की गई है जो है। तो गवर्नमेंट अगर कोई फंडामेंटल राइट्स अटैक कर रही है, जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है, तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट जुडिक्शन बनता है और वहाँ हमारे पास जाने का एक राइट बचता है। लेकिन जब न्यायपालिका में ही आपकी कोई आवाज़ नहीं है, जैसा कि अध्ययन ये बताते हैं कि जो पूरा उच्च न्यायपालिका में जो सिलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है जो है, वो कॉलेजियम माध्यम से सेलेक्ट होकर आ जाता है। उसमें एक निश्चित जाति के लोग लंबे एक समय से जज बने हैं और जो जिस जाति का होता है, निश्चित तौर पर उस जाति की भावनाएं, उस क्लास के उसके जो है इमोशंस उससे जुड़े होते हैं, उस क्लास के इंटरेस्ट उससे जुड़े होते हैं। तो वो सोशल चेंजेस नहीं हो पा रहा है और सोशल चेंजेस के लिए जो डिमांड्स हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, यहाँ तक कि अभी आप देखिए ये कार्यक्रम की अनुमति ली गई है। इस सरकार में ये प्रॉब्लम आ गई है कि एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो राइट टू प्रोटेस्ट है, और जिसके कारण हम पॉलिसी और डिबेट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी को, जो है, जो अगेंस्ट पीपुल होती है, इतनी क्रिटिकल बना दी गई है कि 10 लोगों का एफिडेविट दीजिए, जो है 13 जगह से एनओसी लेके आइए, जो है थाने से रिपोर्ट के बाद फिर चौकी की रिपोर्ट, चिपौक की रिपोर्ट, फिर थाने के पास जाएगा, थाने के बाद एसीपी, डीसीपी, मतलब इतना ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि एक आम आदमी या एक आम संगठन जो है गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट करने के लिए, मैं लखनऊ की बात बता रहा हूँ, जो नया पूरा सिस्टम है, प्रोटेस्ट सिस्टम जो है, उसको पूरा इस तरह से अनडेमोक्रेटिक बना दिया गया है। और मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स भी हैं, मैं इसको पब्लिश भी करूंगा और इसको चैलेंज भी करने की बात हो रही है। पब्लिक कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से गवर्नमेंट मीडिया के माध्यम से करना चाहती है और पब्लिक की जो ओपिनियन है वो आ ना सके, पब्लिक कहीं एसोसिएट होकर असेंबल ना हो सके, इसलिए इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं कि जो कमजोर पीपुल्स हैं, जो डाउन टोडन पीपुल्स हैं, वो एसोसिएट ना हो सके, एक विचारधारा के लोग एसोसिएट होकर गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज न कर सके। इसलिए तमाम सारे इस तरह के नियम बनाए गए हैं जो फंडामेंटल राइट को और राइट टू लाइफ को पूरी तरीके से वायलेट करते हैं, जो है। आप कितना इस बात से सहमत हैं कि जमानत वगैरह देने में, न्याय और इंसाफ करने में जाति हावी हो जाती है जजेस की?
101% जाति हावी होती है। कॉलेजियम व्यवस्था से जितने जज आ रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट के हों या अगर जो नियुक्ति हो रही है, इसमें आप अगर खाका उत्तर प्रदेश के PCSJ का उठा के देख लेंगे तो एक ही जात के विशेष लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। आप इसको अच्छे से जान रहे होंगे, देख रहे होंगे। मीडिया इस पर काम नहीं, ट्रायल नहीं करती है। मीडिया ट्रायल ठीक से कर दे, क्योंकि लोगों के हाथ, मीडिया के हाथ बंधे हुए हैं। इसके बाद भी कम्युनिकेशन मीडिया, जो व्हाट्सएप मीडिया है, उससे बहुत सारी जानकारियां हो जा रही हैं। RTI कानून की वजह से जानकारी हो जा रही है। पूरी तरह से PCSJ में एक ही जात के 70% लोगों की, एक ही लोगों की नियुक्ति हो गई है। अब इसमें मैं न्याय की अपेक्षा कैसे करूं? 85% लोगों को 15% के लोग न्याय क्या देंगे? इसका मतलब उनके पास न्याय देने की क्षमता ही नहीं रहेगी। 15% 85% पे हमेशा हावी नजर आएंगे। मैं पुलिस में जो भी FIR लिखाऊं, आके यहाँ केस हो जाएगा। ये सारी चीजें हो रही हैं। आप सारी बेलों को देख लीजिए, सब कुछ आपको दिखाई देगा कि ऊपर बैठा हुआ जज मेरे खिलाफ ये जो काम नहीं होना चाहिए था उसने करके दे दिया। ये सिर्फ व्यवस्था PCSJ में जैसे नियुक्ति हो रही है, कॉलेजियम में जैसे व्यवस्था आ रही है, उस व्यवस्था को हमें हटा देना चाहिए। अब सवाल यह है कि PCSJ में तो परीक्षा होती है जी, परीक्षा में भी भ्रष्टाचार, डायरेक्ट सिस्टम से चुन रहे हैं कॉलेजियम से, उसमें भी जातिवाद, तो फिर कैसे हो बनेगा? समाजवादी के कार्यकाल में यादव भवन के नाम से PCSJ आयोग को कर दिया गया था। आज एक ही जात के लोगों को नाम हो जा रहा है, उसमें कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था का या ब्राह्मण आयोग नहीं नाम लिखा जा रहा है। ये तो पूरी तरह से नल एंड वाइड है। इसको, इस व्यवस्था को खत्म करके जनता के द्वारा कैसे लोग वकालत कर रहे हैं, किस फील्ड में कर रहे हैं, उन लोगों को उस व्यवस्था में लाना चाहिए। अच्छा, जजेस की बात छोड़ दें, सरकारी वकीलों की नियुक्ति में भी हम देखते हैं कि जातिवाद है। कितना सहमत है? जी नीरज जी, इस पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि 2002 में जस्टिस सखाराम सिंह यादव का एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। और हम जब 16/4 को 335 साथ पढ़ते हैं तो जो कि सरकारी वकीलों की जो तनख्वाह है वो भारत की संचित निधि से, गवर्नमेंट टैक्स से, मतलब हमारे जनता के द्वारा दिए गए जो टैक्स है उस पैसे से उनके वेतन दिया जाता है जो है। और दूसरी चीज़ है कि कई सारे जजमेंट्स में कोर्ट्स को, मतलब ये लोअर जुडिशरी तो स्टेट है ही जो है, और कोर्ट को स्टेट माना गया जो है, स्टेट की डिफिनीशन में कवर किया गया जो है। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन यहाँ उसमें क्लियर किया गया था। और इसके बाद केवल बात यहीं तक नहीं है जो है, बहुत सारे आयोग हैं, निगम हैं जो इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं। बहुत सी सारी क्वेसी जुडिशियल बॉडीज़ हैं, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ले लीजिए जो है, परिवहन विभाग का ट्रिब्यूनल ले लीजिए जो है, उपभोक्ता फोरम्स ले लीजिए। इनमें पूरी तरीके से प्योरली सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है और 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख वेतन भत्ता, गाड़ी और तमाम सारे अलाउंसेस की व्यवस्था की जाती है। तो आखिर जब 52% आ चुका है मंडल कमीशन की रिपोर्ट में और 22% शुल्काश का, और आज की डेट में दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, मतलब हजारों की संख्या में जो है इस सेक्शंस के वकील भी आ चुके हैं और कॉम्पिटेंट वकील हैं। और अगर इनकॉम्पिटेंसी का क्वेश्चन उठाया जाता है तो वो जो लोग इनकॉम्पिटेंसी का क्वेश्चन उठाते हैं वो किसी भी दिन आकर, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, हाई कोर्ट में आकर सरकारी वकीलों का आर्गूमेंट जरा सुन लें, उनको पता चल जाएगा कि रोज कितनी बार वो डांट खाते हैं। जो भी कॉम्पिटेंट जजेस हैं वो उनको ओपनली कोर्ट में वो जेल करते हैं। इसके अलावा मैं एक आंकड़ा और दे रहा हूँ, NCRB का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, गृह विभाग का आंकड़ा है। क्रिमिनल केसेस में 90% से एबव प्रोसिक्यूशन के केस छूट जाते हैं। 90% से एबव जो सिविल लिटिगेशन है, जो सर्विस मैटर्स में, आप लोगों को अगर विश्वास ना हो तो कोर्ट को इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम से एक वेबसाइट बनी हुई है जो है, जिसमें जितने सारे स्टेट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज जो केसेस पेंडिंग हैं उनकी पूरी लिस्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है जो है। आप उसे आराम से चेक कर सकते हैं कि 4-4 बार, 6-6 बार मांगने के बाद इतने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं कि लोग काउंटर तक नहीं दे पाते हैं, डिपार्टमेंटल जो है अधिकारी भी, और उससे ज़्यादा ये जो गवर्नमेंट लॉयर्स हैं। तो कॉम्पिटेंसी का सवाल उठा करके इतने बड़े सेक्शन को, SC OBC माइनॉरिटी के लोगों को स्टेट में भागीदारी के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए कैसे उनको इनफेक्टिव किया जा रहा है, कैसे उनको हटाया जा रहा है, ये बात सोचनी पड़ रही है। और जब गवर्नमेंट टैक्स से, जब जनता के दिए हुए टैक्स से उनका वेतन भुगतान हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यह स्टेट की ड्यूटी है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को वहाँ लागू करें। और इस संबंध में बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है
सखाराम सिंह यादव साहब का जो है, एक लेटेस्ट जजमेंट पंजाब हाई कोर्ट और हरियाणा हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया है कि एक गाइडलाइंस तय होना चाहिए जो लॉ ऑफिसर्स की जो नियुक्ति है, क्योंकि कई चरण हैं इसके और ये हजारों की संख्या में ये नियुक्तियां होती हैं। लोअर लेवल से, तहसील लेवल से सरकारी वकील से नियुक्ति से लेके हर एक गवर्नमेंट विभाग का, कॉरपोरेशन का, रेलवे का, इनकम टैक्स का, हर जगह पैनल होता है और ये एक बड़ा तंत्र है जिससे यहाँ एक मैं टोक रहा हूँ, लॉ ऑफिसर की बात आई पंजाब में कि नियुक्ति नहीं कर रही आम आदमी पार्टी सरकार। मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश में या देश में शायद ही कहीं पर हो लॉ ऑफिसर में रिजर्वेशन। नहीं, वही तो बात हो रही है कि रिजर्वेशन इसमें होना चाहिए, क्योंकि एक ये तो रिप्रेजेंटेशन सरकारी माध्यम से। सवाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी पे वहाँ सवाल उठ रहा है तो उत्तर प्रदेश में तो पिछड़े हुए दलितों की बात करने वाली भी पार्टियां रहीं, क्यों नहीं अपने समय में शुरू कर दिया रिजर्वेशन? निश्चित तौर से आपका बहुत सवाल जायज है और मैं आपके इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, बड़ा हास्यास्पद कि जो लोग समाजवादी पार्टी में स्टेट काउंसिल थे, जो है सरकारी वकील थे, वही लोग बीएसपी की सरकार में भी रिपीट हो गए और आज वही लोग बीजेपी की भी सरकार में हैं। और तमाम सारे बड़े ऐसे नाम जो आज की सरकार में बैठे हुए हैं और जुडिशरी को पूरे संचालित कर रहे हैं, वो दोनों प्रीवियस गवर्नमेंट्स में मलाई काट चुके हैं। और एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा, प्रेम प्रकाश सिंह का केस का मामला होगा, आपको लोगों को पता होगा, जिसके द्वारा सरकारी पदोन्नति में आरक्षण को खत्म किया गया और तमाम सारे कॉम्पिटेंट वकील होने के बावजूद भी जो है सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में कालिया साहब को वकील नियुक्त किया गया था। और मुझे जो जानकारी है, आरटीआई से किसी सज्जन ने जानकारी थी, लगभग 5 साल में 5 करोड़ रुपया उनको भुगतान किया गया एज ए प्राइवेट काउंसिल। कालिया साहब को 5 करोड़ रुपया का भुगतान किया गया प्राइवेट काउंसिल और वो मुकदमा हार गए जो है। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, जब रिजर्वेशन का मामला 2006 में चल रहा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी प्राइवेट काउंसिल, आप जाकर जो है यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जब देखेंगे तो तमाम विभागों की वेबसाइट से, चूंकि गवर्नमेंट ऑर्डर से ये प्राइवेट काउंसिल का पेमेंट हो सकता है, तो आप देखेंगे कि लाखों रुपया प्रत्येक विभाग में भुगतान किया जा रहा है प्राइवेट काउंसिल्स को। इसका मतलब कि आप खुद मानते हैं कि ये हमारे काउंसिल्स वहाँ पैरवी करने के लिए अयोग्य हैं जो है। ये इस बात का भी ये प्रमाण है जो है। यहाँ काफ़ी संख्या में वकील एकजुट हुए, सैकड़ों की संख्या में। क्या मकसद था और आगे की क्या रणनीति? हम लोगों का मकसद सिर्फ एक है, सामाजिक न्याय की व्यवस्था को लागू करना। हम जितने परसेंट में हैं, हमको उतने परसेंट में नियुक्ति हमको दे दी जाए। प्राइवेट काउंसिल की बात रही रखने की, तो आज देख लीजिए सरकार जो काउंसिल रख रही है पूरी तरह से आरएसएस के 70% लोगों को रख रही है। आप उसकी लिस्ट मंगा के देख लीजिए, वो वकालत कहाँ किए हैं, कितने केस किए हैं, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल एक भी कोई एजेंडा नहीं जारी करती है कि आपके पास कितने केस होने जरूरी हैं, वकालत आपको सरकारी साइट से होने के लिए क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सरकार का एक एजेंडा है, अगर आपके पास आरएसएस का प्रमाण पत्र है तो आप सरकारी वकील बन जाएंगे। लखनऊ से एक बड़ा बुगुल फूका है अधिवक्ताओं ने और उनका कहना है कि अब ये पूरे देश में जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो जगह जगह लोगों को इस बात में जागरूक करेंगे कि कोलोजियम सिस्टम महज वंशवाद और जातिवाद का अड्डा बन चुका है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।